सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं विद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन। सो फ्रेंड्स लीगल प्रोफेशन का ओरिजिन और डेवलपमेंट समझने के लिए हमें 3 टाइम पीरियड्स और स्टेजेस को समझना पड़ेगा। दैट इज़ अ स्टेज बिफोर ब्रिटिश रूल, अ स्टेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड द स्टेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस. So these are the 3 time periods and the stages which we have to study in order to come to the conclusion that how legal profession was originated and how it got developed. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. सो आई होप यू गाइज हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ. सो in order to discuss the origin, हम सबसे पहले we are going to discuss the time period before British rule. So friends, British rule से पहले तो इस लॉ प्रोफेशन का, इसके एथिक्स का और इसके कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी ट्रेस और सिनेरियो प्रिवेल नहीं करता था. इट मीन्स लीगल प्रोफेशन जो शुरू हुआ दैट वाज ओनली इन ब्रिटिश रूल. सो बिफोर ब्रिटिश रूल देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ लीगल प्रोफेशन. लास्ट टाइम पहले क्या होता था कि देयर वॉज अ मुगल पीरियड एंड हिंदू लॉ दैट वॉज प्रिवेलिंग. सो उस टाइम पीरियड में जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वॉज टोटली इन द हैंड्स ऑफ किंग. वहाँ पे एक राजा हुआ करता था और उन्हीं के हाथ में सारा जस्टिस का सिस्टम प्रिवेल करता था एंड उसी को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और हायर कोर्ट माना जाता था और उन्हीं के डिसीजंस को माना और ओबे किया जाता था. और इन केस कोई उस डिसीजन से कंप्लाई ना करे और उसको फॉलो ना करे तो उस पर्सन को सेडिशन का ऑफेंडर कहलाया जाता था और उस पर्सन को देश निकाला भी दे दिया जाता था. तो राजा की सभा में, राजा के सामने, दैट इज़ बिफोर किंग, सिर्फ जो डिस्प्यूटेड पार्टीज थी वो ही आकर अपनी सिचुएशंस को प्रेजेंट करती थी, जो भी है अपनी चीज़ों को सामने रखती थी, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती थी. देयर वर नो वन जो उन्हें एडवाइस करे, देयर वॉज नो वन जो उनको रिप्रेजेंट करे. सो बिफोर ब्रिटिश रूल ना कोई लीगल प्रैक्टिशनर होता था, ना कोई लीगल एडवाइज़र होता था और लीगल प्रोफेशन का कोई भी ट्रेस नहीं होता था. इसीलिए कोई भी लीगल प्रोफेशन के एथिक्स हुआ ही नहीं करते थे. दिस वॉज अ सिनेरियो बिफोर ब्रिटिश पीरियड. अब बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की. सो एज वी ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम ये पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है दे एंटर्ड इनटू आवर कंट्री इन 1773 इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस तो वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया एंड धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के फील्ड में भी, कमर्शियल और पॉलिटिकल सारी एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. So before that there was no knowledge in regard of legal scenario, legal practitioners, legal scenario, legal profession. इस बारे में कोई भी अवेयरनेस, नॉलेज और रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी. बट इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब 1774 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब लीगल प्रोफेशन को रिकग्निशन मिली ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हेन इन 1774. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द सिचुएशन, ओनली एंड ओनली इंग्लिश लॉयर्स वर अलाउड टू प्रैक्टिस. क्या हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लॉयर्स को ही प्रैक्टिस करने का राइट दिया जाता था. इट मीन्स इंडियंस वर टोटली बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन दोज कोर्ट्स. उन्हें उस कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट नहीं दिया जाता था. सो दिस वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम. बट एज वी नो के समय चलता है, डेवलपमेंट होती है, अवेयरनेस बढ़ती है. सो वही चीज़ इस सिनेरियो में भी हुई. व्हाट वाज हैपन इन 1865 एक स्पेशल एक्ट बनाया गया. उस एक्ट में ये बोला गया कि भाई जो भी एडवोकेट्स होंगे उन्हें प्रॉपर रिकग्निशन मिलेगी और उन्हें प्रॉपर एडवोकेट्स के कैटेगरी में इनरोलमेंट भी करवाना होगा सो दैट दे कुड बी रिकग्नाइज्ड एज प्रॉपर लीगल रिकग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ लॉ. एंड इस चीज़ को एक्ट में डाल दिया गया और दिस थिंग वॉज टोटली एक्सेप्टेड. देन इन 1879 व्हाट वाज हैपन, इन्हें बोला गया कि भाई इंडियंस को भी राइट देना चाहिए प्रैक्टिस करने का. सो दे सेड कि whosoever did their law या practice their law from England और those are English lawyers, तो they will be known as advocates. लेकिन जो पर्सन्स इंडिया से लॉ करेंगे, इंडिया के एडवोकेट्स हैं, उन्हें वकील कहा जाएगा. सो दिस वॉज अ डिफ्रेंशिएशन दैट वॉज बीन डन इन 1879. देखो 1879 से पहले तो इंडियंस को प्रैक्टिस करने का राइट ही नहीं था, लेकिन 1879 में इंडियंस को प्रैक्टिस करने का राइट दे दिया गया. लेकिन हाई कोर्ट्स में अभी तक उन्हें एंटर और प्रैक्टिस करने का राइट अलॉट नहीं किया गया था. और जो पर्सन इंडिया में लॉ करते थे उन्हें वकील कहा जाता था और जो पर्सन इंग्लैंड से लॉ करते थे उन्हें एडवोकेट कहा जाता था.
दिस वॉज अ सिनारियो इन 1879। देयर आफ्टर इन 1923 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को लीड किसने किया, सर एडवर्ड ने, जिन्हें ये काम सौंपा गया कि आप इस एक्ट और रूल जो अब तक बने हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस को रिकमेंडेशन करना चाहते हैं देन यू आर फ्री टू मेक सच चेंजेस। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया सबसे पहले तो ये चीज़ कि हर स्टेट की, हर हाई कोर्ट की सेपरेट बार काउंसिल होनी चाहिए। इट मीन्स स्टेट बार काउंसिल शुड बी देयर। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंडियन लॉयर्स हैं दैट आर वकील्स, उन्हें भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट देना चाहिए। सो आफ्टर दीज रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंडेशंस को टोटली एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन देयर वाज वन पार जो कि दी गई सिर्फ हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स को, और ये बोला गया कि भाई अगर ये एडवोकेट्स कुछ मिसकंडक्ट या कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि बार काउंसिल के रूल्स के अगेंस्ट है तो उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन को भी फेस करना पड़ेगा। दिस वॉज अ कंडीशन दैट वॉज अप्लाइड ओवर देम, दैट्स इट वॉज अ सिनेरियो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देन तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पोर्शन एंड द लास्ट पीरियड ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में दोबारा से कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया सी आर दास ने। उन्हें बोला गया कि जो भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस लॉ में या लीगल प्रोफेशन में आपको दिख रही हैं उसके लिए आप सूटेबल सजेशंस और रेमेडीज़ को प्रोवाइड करिए, और उस रिकमेंडेशंस को विल डू कंसिडर इफ़ दे आर जेन्युइन वी कैन पास देम आल्सो एज एक्ट। तो इसी चीज़ को देखते हुए जस्टिस सी आर दास ने अपने रिकमेंडेशंस पास करने शुरू करे। सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने बोला कि भाई एक जो सुप्रीम बार काउंसिल होनी चाहिए दैट इज़ अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके अलावा हर एक ईच स्टेट में स्टेट बार काउंसिल का होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू हिज रिकमेंडेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट बार काउंसिल्स भी होनी चाहिए। एंड सेकेंड कि जो भी एडवोकेट्स इनरोल हो रहे हैं उन्हें सर्टेन पावर्स भी देनी चाहिए, उन्हें कुछ पावर्स और राइट्स भी मिलेंगे जो भी बार काउंसिल रूल्स में स्टेट किए गए हैं वो सारे, और अगर वो कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, बार काउंसिल के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं ड्यूटीज़ के साथ में भी, तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो भी यूज़ की जा सकती है। देन थर्ड एंड फाइनल रिकमेंडेशन बोला गया कि ऑल द एडवोकेट्स वेदर इंग्लिश वेदर इंडियन, उन सभी एडवोकेट्स को थ्रू आउट द इंडिया प्रैक्टिस करने का राइट होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सो दिस वॉज द लास्ट रिकमेंडेशन बाय सी आर दास। So after listening and considering these recommendations by the fifth commission, तो फिफ्थ लॉ कमीशन ने इन सबको क्या किया, स्क्रूटनाइज किया सब recommendations को, और फाइनली इस recommendations को पास भी कर दिया। So friends, this was all about origin and development of legal profession. I hope आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब बारी है क्विक रिव्यू की। चलिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने डिस्कस किया 3 स्टेजेस के बारे में, दैट इज़ 3 टाइम पीरियड्स के बारे में। फर्स्ट वाज बिफोर ब्रिटिश पीरियड, सेकंड वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, थर्ड वाज आफ्टर ब्रिटिश रूल, दैट इज़ इंडिपेंडेंस सिनेरियो। तो ये 3 स्टेजेस और टाइम पीरियड का हमने डिस्कस किया कि बिफोर ब्रिटिश पीरियड तो कोई ट्रेस नहीं था, राजे का टाइम था, लोग खुद अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे और राजा अपना फैसला सुना देता था, और कोई भी अपील का प्रोविज़न नहीं था, ना कोई लॉयर था, ना उन डिस्प्यूटेड पार्टीज़ को कोई रिप्रेजेंट करने वाला था, ना कोई असिस्ट करने वाला था, ना कोई एडवाइस करने वाला था। तो वो खुद से ही सब कुछ प्रेजेंट करते थे, अपनी साइड को रिप्रेजेंट करते थे, और अपनी साइड को रिप्रेजेंट करने के बाद जो फैसला आता था वो भी उनके ऊपर कंपलसरी होता था। अगर कोई कंप्लाई ना करे तो उसे सेडिशन का चार्ज में डाल दिया जाता था। देन ये तो था बिफोर का प्रोविज़न। अब आया ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई जिसकी वजह से लीगल प्रैक्टिशनर्स की स्टार्टिंग हुई और इनका इनॉग्रेशन शुरू हो गया। अब जब लीगल प्रैक्टिशनर्स आए उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए, उन्हें एडवोकेट्स को इनरोलमेंट के लिए कहा गया ताकि वो टोटली लीगली रिकग्नाइज्ड हो। और एक डिफरेंस जो है किया गया दैट इज़ इंडियन लॉयर्स एंड इंग्लिश लॉयर्स। इंग्लिश लॉयर्स को बोला गया कि आप हाई कोर्ट में ड्यूली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंडियन लॉयर्स को कहा गया कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू डू प्रैक्टिस इन वेयर हाई कोर्ट। पहले तो इंडियन वकील्स को वकील बनने का हक ही नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट में उन्हें वकील बनने का हक तो मिल गया, लेकिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का हक अभी तक नहीं मिला। सो दिस वॉज अ लिटिल डिफरेंस इन 1926 विच वॉज बीन डन। उसके बाद कमेटी बनाई गई। कमेटी ने बोला कि भाई एक और रिकमेंडेशन मैं देना चाहता हूँ, वो रिकमेंडेशन ये है कि स्टेट बार काउंसिल्स बनानी चाहिए और हर एडवोकेट का एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है, और बार काउंसिल के रूल्स भी बनाने चाहिए। दिस वॉज अ रिकमेंडेशंस ऑफ दैट कमेटी। उसके बाद कमेटी बनाई गई आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में, जिसको हेड किया किसने, सी आर दास जी ने। ही वॉज एंड फ्रेंड्स देन कम द सिनेरियो ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर सी आर दास की कमेटी बनाई गई
जिन्हें बोला गया कोई रिकमेंडेशंस, कोई कमी पेशी है तो आप प्लीज़ डू लेट अस नो, ताकि हम उसे चेंज कर पाएँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट बार काउंसिल्स बनाएं। दूसरा, हर एडवोकेट को ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने का राइट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ इनका मतलब था इंग्लिश और इंडियन में डिफ्रेंशिएशन किए बिना ही हर एडवोकेट को राइट होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, एंड देयर इनरोलमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। So friends, this was all about origin and development of legal professions overview. I